बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के साबिक़ सरबराह जनरल असलम बेग साहब ने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म थे जनाब इज़्ज़त माब नवाज शरीफ साहब, उनको एक साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग किया गया है। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया है। अच्छा, अब भुट्टो साहब का अदालती कत्ल जो है वो तो ज़ाहिर है पुरानी बात हो गई है, लेकिन वो एक वाक़या है और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं। बहुत सारे, जैसे नसीम हसन शाह ने खुद इकरार किया कि जनाब हटते प्रेशर से, ठीक है, वो एक हमारी अदालती तहरीक का और सियासी तहरीक का एक तारीख तरीन जो है वो बाब है, बाहर वो मौजूद है। यानी ये कोई मेरा ख्याल है कि उतनी बड़ी बात नहीं की उन्होंने, लेकिन जो असल मामला है वो ये है जो उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब को कुर्सी इक़्तिदार से साजिश करके नाअहल किया गया है, अलहदा किया गया है। ये किताब उन्होंने लिखी है, इक़्तिदार की मजबूरियाँ उस किताब का नाम है। सफ़ा 245 और 244 के ऊपर ये सारे ज़िक्र अज़कार मौजूद हैं। उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। उसमें जो नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, उनको पहले जलावतन होना पड़ा और दूसरी बार उनको साजिश करके इक़्तिदार से की कुर्सी से अलग किया गया। जनरल ज़िया एक हादसे का शिकार हो गए और बेनज़ीर भुट्टो दहशत गर्दी का निशाना बनी। ये वो शख्सियात हैं जिनका वो जिक्र करते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का उन्होंने कहा कि बड़ी उनको तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है या बनाया गया है। ये 244 और 45 सफ़ा नंबर है जिसके ऊपर उन्होंने इनका इंकशाफ किया। अब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और आपको भी याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बाकायदा तौर पर नाअहल हुए थे और उनको नाअहल किया गया था। पनामा की इंक्वायरी चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा की इंक्वायरी में से अकामा निकाल के उनको नाअहल करार दिया था। फिर उनकी अपील जो थी नज़रसानी की उसको भी उड़ा दिया और फॉर एवर नाअहल करार दे दिया। ये वाक़या मेरा ख्याल है जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं पिछले 4-5 साल की जो सियासत पे नज़र रख रहे हैं उन सब के जहन में ये वाक़या होगा। लेकिन ये जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि साजिश करके अलग किया गया, ये क्या वाक़या है, ये क्या मामला है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो किसी साजिश का हिस्सा रही है और उन्होंने फ़ैसला जो है वो मेरिट पर नहीं किया। तो फिर इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो नून लीग कहती है कि उनके खिलाफ साजिश की गई तो वो बात भी दुरुस्त है। इसके कई मतलब निकलते हैं। बाल जनरल असलम बेग साहब जो हैं वो उनको तमगा जमहूरियत भी मिलता रहा, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे और उन्होंने अपने जब जनरल ज़िया का हादसा हुआ तो उसके बाद वो 3 घंटे बाद ही वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इक़्तिदार पे कब्ज़ा करूं, लिहाजा मैंने वो 3 घंटे के अंदर अंदर ही जो उस वक़्त के सेनेट चेयरमैन थे ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, उनको कुर्सी सदारत ऑफ़र कर दी कि जनाब आइन के तहत आप बनते हैं तो आप आएँ, अब आगे आप मुल्क को आइन के तहत चलाएँ। तो वो कहते हैं कि ये मैंने किया था, लिहाजा मेरे पे अगर इल्ज़ाम है कि मैं जनरल ज़िया के उस त्यारे के हादसे में मुलव्वस था तो ये गलत बात है। अपनी तरफ से उन्होंने एक सफाई दी है। लेकिन ये जनरल असलम बेग साहब जो है ना, इनके साथ मेरी कोई इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं रहीं। वैसे ही इन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी फ्रेंड्स के नाम से, उसके प्लेटफॉर्म से ये कभी कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम हमारे एक दोस्त किया करते थे, तो वहाँ पर उनसे मुलाकातें होती थी। बहरहाल जब ये रिटायर हुए थे तो उसके बाद ये आए पाकिस्तान, यानी फ्रेंड्स तंजीम बनाकर आ गए और फिर इन्होंने मीट दी प्रेस, लाहौर प्रेस क्लब का एक प्रोग्राम था। तब लाहौर प्रेस क्लब 3 दयाल सिंह मेंशन में हुआ करता था। वो सीढ़ियाँ चढ़ के 2 कमरे थे टोटल, तो वहाँ पर मीट दी प्रेस जो है वो इतना कोई मतलब धांसू किस्म का नहीं हो सकता था। लिहाजा फ्लैट इस होटल में एक उनका चंगेर हाल था, वहाँ पर मीट दी प्रेस का अरेंज किया जाता था। नासिर नकवी साहब उस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सदर हुआ करते थे, वहाँ पर ये आए। अब जब आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है और इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का कितना गठ जोड़ रहा है
अब है या नहीं है ये इस वक्त मैं कुछ नहीं कहने की पोजीशन में, लेकिन जो माजी के झरोके हैं ना, उसमें से एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एंड पे जाकर मैं एक सवाल ज़रूर आपके साथ करूँगा, और वो सवाल जो है वो उसको ज़रूर सुनिएगा। सारे पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ। वो वहाँ पर आए तो वहाँ पर एक हमारे दोस्त थे सहाफ़ी, उनका नाम था आमिर भुट्टा साहब। अब वो जर्नलिज्म में नहीं है, अब वो अपना कारोबार करते हैं। इसी तरह नासिर औरंगज़ेब, राजा औरंगज़ेब साहब थे, सारी ज़िंदगी सहाफ़त की, बड़े क्रेडिबल आदमी थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। कमरुल्लाह चौधरी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। टाइम मैगज़ीन ने एक ख़बर दी थी कि जनाब जुनेजो की जो हुकूमत थी उसको जनरल ज़िया ने बरतरफ कर दिया था, और उसके ख़िलाफ़ एक अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये 58(2)B का गलत इस्तेमाल किया है जनरल ज़ियाउल हक़ ने, लिहाजा इसको बहाल किया जाए। जब जनरल ज़ियाउल हक़ की एक हादसे में दुनिया से वो चले गए, तो उसके बाद टाइम मैगज़ीन के मुताबिक, उस वक़्त के टाइम मैगज़ीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला गया था, और दबाव डालकर उस फैसले को तब्दील करवाया गया और जुनेजो की हुकूमत बहाल नहीं होने दी गई। और ये दबाव डाला था जनरल असलम बेग ने जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये टाइम मैगज़ीन की खबर थी। इससे रिलेटेड आमिर भुट्टा साहब ने ये सवाल किया, और वो पीपीए एक न्यूज़ एजेंसी होती थी, उसके ब्यूरो चीफ थे। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि सर क्या ये वाक़या ऐसे ही है जैसे टाइम मैगज़ीन ने रिपोर्ट किया? तो असलम बेग साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने ये किया था क्योंकि आवाम जो थी उस वक़्त वो इलेक्शन के मोड में जा चुकी थी और नया इलेक्शन चाह रही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल कर देती असम्बली को, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवर्स हो जाती और बात आगे बढ़ नहीं सकती थी। लिहाजा मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब थे उनको मैंने ये कहा था कि आप इस फैसले को ज़रा देख लें, इसको तब्दील करें, अगर आप बहाल करने जा रहे हैं तो बहाल मत करें। ये एक बात उन्होंने की। ये बात फिर ज़ाहिर सारे अखबारात की लीड स्टोरी थी, और फिर उसके बाद एक हंगामा बरपा हो गया सब तरफ। ये 90s की बात है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक़्त, तो पूरा एक हंगामा बरपा हो गया और बड़ा रोला पै गया कि ये क्या हुआ। खैर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बात इससे आगे बढ़ी। ये बढ़ी कि फिर इस खबर में ना उसका फिर फॉलोअप के लिए रिपोर्टर जो है वो कोशिश करता है कि मैंने अभी ये खबर दी है तो इसका फॉलोअप किया जाए। तो आमिर भुट्टा साहब फिर उनके ऑफिस पहुंच गए, जो कि शामी रोड के ऊपर इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था फ्रेंड्स तंजीम का। तो वहाँ पर ये चले गए। वहाँ पर जनरल असलम बेग साहब से उन्होंने कहा कि जनाब ये जो खबर शाया हुई है इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जनरल असलम बेग ने हमसे सॉरी कर लिया, और वो उनकी तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी। तो असलम बेग साहब ने रिटन, अब ये आमिर भुट्टा साहब ने ये बात बताई और बाद में ये रिपोर्ट हुई अगले दिन सारे अखबारात में। उन्होंने बताया कि उन्होंने लिख के दिया बाकायदा और नीचे साइन किए कि जनाब मैंने ये किया था और मैं इसको फ़लाँ, मतलब आगे फिर जो अल्फाज हैं वो मैं अदलिया के एहतराम में मैं अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वही अल्फाज थे जिस पर वो शाया हो गए। और वो अल्फाज जो थे वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसका जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, ये खोसा साहब थे ना जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं खोसा साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, ये उनके सुसर थे नसीम हसन शाह साहब। तो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने नोटिस ले लिया, फुल कोर्ट बन गई, 13 जजेस बैठ गए और नोटिस लेके बुला लिया गया आमिर भुट्टा साहब को भी। और नेशन के एक रिपोर्टर हुआ करते हैं सलमान, अब वो वकालत करते हैं, तो वो उनको भी बुला लिया गया। वहाँ पर फिर एक हंगामा था और फिर सबको गिरफ्तार करवा लिया गया। बताने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का और अदलिया का जो गठजोड़ रहा है और जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो एक ऐसी तल्ख यादें हैं, एक ऐसा तल्ख माजी है जिसको कोई भुला नहीं सकता। और वो हमारे जितने भी मेरी उम्र के लोग हों या मुझसे छोटी उम्र के भी 5-7 साल 10 साल छोटी उम्र के भी जो लोग हैं,
उनके जहनों से वो यादें, तल्ख यादें महव नहीं हो पाती, वो ख़त्म नहीं हो पाती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि 2018 का इलेक्शन हुआ, 2013 का इलेक्शन हुआ, लोगों ने कहा जनाब ये आरओ इलेक्शन है, जरदारी साहब ने कहा था, और जो इमरान खान साहब हैं वो जाके बैठ गए थे बकाया तौर पर धरना दे के कि भाई जी मैं तो नहीं मानता। अच्छा, फिर 2018 का इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने कबूल नहीं किया, पीपल्स पार्टी भी कबूल नहीं करती, मौलाना फजल रहमान भी कबूल नहीं करते, और इमरान खान जो हैं वो ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए, लिहाजा उन्हें कबूल है। तो ये एक जो सिलसिला है, और फिर खलाई मखलूक के तज़किरे हुए उस इलेक्शन के अंदर, RTS बिठाने के तज़किरे हुए, लोगों की जो वफादारियाँ थी वो तब्दील करवाने के वाक़यात हुए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमागों से, हमारे जहनों से वो पिछली तल्ख यादें ख़त्म नहीं होने देते, और ये बड़ा मसला है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, और इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का हो रहा है आजकल, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनाब बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा, और जो होंगे हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो गायब नहीं होंगे। ये अभी मैं जब प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था तो इंटरव्यू चल रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुलेरिया साहब आज़ाद कश्मीर के, वो ये फरमा रहे थे कि जनाब उन्हें हदायत कर दी गई है कि आप व्हाट्सएप भी करेंगे फौरी तौर पर रिज़ल्ट को, और फिर उसकी मुसद्दका कापी लेकर पहुँचेंगे भी, तो वो गायब नहीं होने दिया जाएगा। अब ये गायब ना होने देने वाली क्या बात है? आपको याद होगा डस्के का इलेक्शन, 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो धुंध च गवाच गए सन, वो लभदे ही नहीं सन। नून लीग ने फिर भरपूर एहतजाज किया और भरपूर तरीके से उसको किया, तो फिर वो लभ गए फाइनली, और जब वो मिले तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की, और साथ ही साथ वो री इलेक्शन के लिए हुक्म जारी किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा, और फिर वहाँ पे इलेक्शन हुआ, और फिर डस्का का इलेक्शन नून लीग जीत गई। इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो गायब नहीं होंगे, उत्थे धुंध पवे या ना पवे, पहाड़ियाँ सीधियाँ होन या पुठियाँ होन, गायब नहीं होने देंगे। अब वो इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं, लेकिन उनकी यकीन दहानियाँ अपनी जगह पर। इससे पहले जो मैंने वीला किया, जिसमें सरदार तनवीर इलियास साहब के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं जनाब अब्दुल रशीद तराबी साहब, उसमें एक शख्सियत खड़ी हो के ये कह रही है कि स्ट्रेटजिक अदारे जो हैं वो भी हमारे साथ, हमें उनकी भी ब्लेसिंग हासिल है। तो फिर एक दफ़ा दिमाग में, दिल में ये वहम, ये खौफ हर डेमोक्रेट के पैदा होना शुरू हो जाता है कि जनाब फिर वही होने लगा। हालांकि ये खबरें आईं कि एक आला मनसबदार को वहाँ से इसलिए हटा दिया गया था कश्मीर के पोस्टिंग से, क्योंकि वो उनके बारे में इतला ये थी कि वो PTI की हमायत मुद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सरदार तनवीर इलियास की। और ये बातें ज़ाहिर है मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी की, और इससे पहले खबरें भी आ गई थी। तो उसके बाद ये उम्मीद बनी थी कि जनाब उनको हटा दिया गया, लिहाजा इलेक्शन फेयर होगा। मगर फिर वो वीडियो आ गई, और वो वीडियो आप मेरे से पहले वीलॉग में देख सकते हैं, जिसमें वो हस्ती शख्सियत जो हैं वो फरमा रही हैं कि हमें उनकी ब्लेसिंग हासिल है। तो ये सारा जो चैन चक्कर है, ये जितनी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसमें सारा एक पॉइंट है ज़ुरेला, और वो पॉइंट ये है कि आखिर हमारे मुल्क में आइन के तहत इस मुल्क को कब चलाया जाएगा, कब ये हो सकेगा कि जिसको आप वोट दें वो वोट उसी के नाम का निकले, कब ये होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब ना हो, कब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली या अदलिया इंडिपेंडेंटली फैसले कर सके। क्योंकि हमने तो इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद ये तसव्वुर नहीं, यकीन कर लिया था कि अदलिया बहाल है, यकीन हो गया था पाकिस्तान के लोगों को। बड़ी स्ट्रगल की जनाब, अदलिया बहाल हो गई और अदलिया आज़ाद हो गई और ख़ुद मुख्तार हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार ये हुआ कि अब जनरल असलम बेग साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तहत कुर्सी इक़्तिदार से अलग किया गया, ये हुआ। तो फिर एक दफ़ा फिर सारा का सारा जो है वो जितने वहम थे, गुमान थे, यकीन थे, तितर बितर होकर रह गए। अब असलम बेग सच कह रहे हैं, अब वो पता नहीं अदलिया जो फैसले कर रही है वो आज़ादी के साथ कर रही है, अब समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के अवाम का इससे बड़ा अलमिया और कोई नहीं है कि वो एतमाद ही नहीं रखते अदारों के ऊपर, एतमाद आने नहीं देंगे यार, समझ नहीं आती।
अब असलम बेग साहब ने किताब लिख मारी है, हामिद मीर ने उस पर उस किताब के इक़्तिबासात जो हैं वो WD के लिए उसमें कालम लिख मारा है उसके ऊपर। तो अब ये सारा मौजू एक नवा छिड़ गया कि अदलिया जो है वो आज़ाद है कि नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं। बहरहाल ये बड़ी एक सीरियस मामला है, लेकिन चूँकि मेरी नज़र से गुज़रा तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। एक सवाल है जो मैंने आपके सामने रखना है कि ये 5 शख्सियात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जनरल ज़िया, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब, इन 5 शख्सियात के साथ का अमल दखल है पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने में। अब मेरी निगाह में सबसे बड़ा अमल दखल या सबसे बड़ा किरदार जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसके बाद ज़ाहिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, फिर नवाज शरीफ साहब हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, और ज़ियाउल हक़ ने भी ज़ाहिर है मैं नहीं समझता ज़ियाउल हक़ कोई अच्छा हुक्मरान था, बल्कि वो हुक्मरान होने नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो चूँकि रहे हैं तो उन्होंने भी उसको प्रोटेक्ट किया है, ये बात मानने वाली है। अच्छा, तो वो अब सवाल ये है कि इन 5 के साथ हुआ क्या और क्यों हुआ। एटमी प्रोग्राम, जो भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करता है, बनाता है, उसको लेके चलता है, धमाके करता है, उसके साथ ये क्या, उनके साथ उन 5 के साथ क्या हो रहा है। जनरल असलम बेग साहब ने ये सवाल उठाया कि ये नवाज शरीफ को 2 बार इक़्तिदार से निकाला गया, एक बार उसने धमाके किए, फिर 8 साल की जलावत नहीं थी, अब फिर दोबारा उसको एक साजिश के तहत कुर्सी इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का निशाना बनती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल होता है, और जनरल ज़िया एक हादसे में मारे जाते हैं, और अब्दुल कदीर खान की तज़हीक की जाती है। आखिर क्यों? एटमी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत का ज़ामन है, और इसके बावजूद जो लोग इसको बनाने वाले, इसको प्रोटेक्ट करने वाले, इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? ये वो सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।